हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पावनी एंड कंज्यूमर बिहेवियर के लेक्चर में आज हम बात करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कंज्यूमर बिहेवियर की। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी होती है जो कि आपकी फोकस करती है किसके ऊपर? कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स के ऊपर एंड विद अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल का गोल भी अचीव होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है? आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो वी कैन से दैट marketing is a process of by which goods and services are exchanged and the values determined in the terms of money and prices. मार्केटिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज आपके एक्सचेंज होते हैं। किसके बीच में? आपके सेलर के बीच में, कंज्यूमर के बीच में। और जो वैल्यू होती है, जो कॉस्ट लगी होती है, वो सब हम डिटरमाइन करते हैं किसके टर्म्स में? मनी के टर्म्स में। तो ये आपकी मार्केटिंग की एक नैरो डेफिनेशन है। Marketing is also emphasize the customer satisfaction, building long-term relation and creating value. मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाया आपने और कस्टमर को सेल कर दिया। मार्केटिंग में आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि आप जो प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रहे हो उससे आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड हो रहा है। एज वेल एज ऐसा नहीं कि आप लिमिटेड टाइम सेटिस्फैक्शन पे फोकस कर रहे हो, आपको आपके कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है जिससे वो बार बार क्या करे? आपके पास रिटेंशन करता रहे। एंड द क्रिएटिंग वैल्यू, और कंज्यूमर्स के लिए आपको वैल्यू क्रिएट करनी है जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके, उनकी नीड्स प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल हो चुके। दिस कॉन्सेप्ट गाइड द कंपनीज इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग। जो ऊपर मार्केटिंग के सारे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए लीनियर पॉइंट्स में, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? एक कंपनी को, एक मार्केटर को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद करते हैं, कस्टमर के चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। एडवर्टाइजिंग ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज़ को सेट करने में हेल्प करते हैं, और साथ में आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ को भी डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी में दिया हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इससे हिंदी में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंज्यूमर विल बाई प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, जो कि बेस्ड होता है ओनली, ये आपका मार्केटर सेंटर था, सेलर सेंटर था, जिसमें सेलर वही प्रोडक्ट बनाते थे जो कंज्यूमर उसको परचेज़ कर लेते, जो जो उनको अफोर्डेबल रहता था। वहाँ पर कंज्यूमर की पसंद नापसंद का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, बस फोकस किया जाता था प्रोड्यूसिंग गुड्स मेक एंड सेल टू द कंज्यूमर। क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं होता था, कंज्यूमर की पॉकेट से कोई लेना देना नहीं होता था, टोटली आपका ये सेलर फोकस कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारा आया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अगर हम एक तरह से नैरोली डिफाइन करें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपका किसके ऊपर फोकस करता था? क्वालिटी के ऊपर इसने फोकस किया। सेल तो करता था ये प्रोडक्ट को, साथ ही साथ इसने कंज्यूमर के लिए क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। तो कस्टमर वुड फेवर एंड बाई प्रोडक्ट विच ऑफर द मोस्ट इन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज करते थे जिनमें क्वालिटी होती थी और परफॉर्मेंस होती थी, वरना उसे वो लेने से मना कर देते थे। मार्केटिंग अंडर दिस कॉन्सेप्ट फोकस ऑन द मेकिंग कंटिन्यूस प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में कंटिन्यूस प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कंज्यूमर बाय करने से मना कर देते थे। सेलर जो भी बनाता था वो अगर उन्हें पसंद नहीं आता था तो वो मना कर देते कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। इसके बाद हमारा आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने फोकस किया कस्टमर वॉज नॉट बाय अ प्रोडक्ट अनलेस इट प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज़ एंड प्रमोटेड वाइडली। सो सेलिंग कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया जब अग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स आपके मार्केटिंग में अप्लाई होने लगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या हुआ कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे अगर वो अकेले बच जाते थे उस प्रोडक्ट के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो अगर किसी प्रोडक्ट की अच्छी एडवर्टाइजिंग, अच्छे पॉजिटिव फीडबैक,
अच्छा वर्ड ऑफ माउथ प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे। अगर मास मास वैरायटी लेवल पे उसका एडवर्टाइजिंग हो रही है, कंज्यूमर्स के मन में अगर प्रोडक्ट के प्रति अच्छा फीडबैक जा रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदते थे, अदरवाइज़ वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि अगर किसी ने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उसे वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं लग रहा है, क्वालिटी जो सोच कर उस बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, तो वो क्या कर सकता है कि अपना कॉलेज से एडमिशन विथड्रॉ कर सकता है एंड फ़ी रिफ़ंड ले सकता है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट में अप्लाई हुआ कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे अगर उसे उसके बारे में नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, और अगर उन्होंने परचेज़ कर लिया है तो परचेज़ करने के बाद भी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह में जा सकते हैं या अदर आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एजेंसीज़ हैं उनसे जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आया द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया if you want to achieve the goals of the organization you need to first understand the need of the consumer because कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने टोटली कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स के ऊपर फोकस किया कि कस्टमर जो चाहता है ओवरऑल प्रोडक्ट में हम उसे वो बना कर देंगे, जिस प्राइस पे चाहता है उस प्राइस पे हम उसे बना कर देंगे, जितना वो उसके पास विलिंगनेस है प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, कॉस्ट को पे करने के लिए, हम उसे उसी हिसाब से बना कर देंगे। एंड ओवरऑल इट्स फोकस ऑन द ओवरऑल इन द फोकस ऑन द कंज्यूमर बेटर देन द कंपटीशन। तो अगर हम एक समरी वे में बात करें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा किसके ऊपर फोकस था, टोटली सेलर ओरिएंटेड था कि वहाँ पर सेलर प्रोडक्ट को बना रहा था और कंज्यूमर उसे परचेज कर रहे थे। सेलर की मनपसंद चीज़, सेलर की जो इच्छा होती थी वो मास प्रोडक्शन करता था, जितना प्राइस उसका मन होता था सेट करता था और कंज्यूमर उसे खरीद रहे थे। इसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में किसके ऊपर फोकस किया गया, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया, परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया गया। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही थी तो कंज्यूमर उसे नहीं परचेज करेंगे। आपका फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने मेन किसके ऊपर फोकस किया, मास एडवर्टाइजिंग और आपकी प्रमोटेड वाइडली पर फोकस किया। अगर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट पॉजिटिव है, लोग उसे परचेज़ कर रहे हैं, उसका फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, तो कस्टमर उसे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, अदरवाइज़ वो उसे परचेज़ नहीं करेंगे। और परचेज़ करने के बाद भी अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज़ के पास जाएंगे और उसकी कंप्लेन करेंगे। फिर आपका आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका टोटली कंज्यूमर फोकस्ड हो गया कि हमें कंज्यूमर की नीड को देखना है, वांट को देखना है, डिमांड को देखना है, उसे किस टाइप की एडवर्टाइजिंग पसंद आ रही है, हमें एडवर्टाइजिंग पे देखना है, क्या कस्टमर की जो पॉकेट है वो फ्रेंडली है या नहीं है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, वो भी हम देख रहे थे। और ओवरऑल हम कंपटीशन पे भी देख रहे थे, कॉम्पिटिटर्स को भी देख रहे थे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं और हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये आपके मार्केटिंग के 4 मेन कॉन्सेप्ट हो गए। इसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग का, द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका बेस्ड ऑन था ए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर इन अ वे दैट मेंटेन और इम्प्रूव्स द कंज्यूमर एंड सोसाइटी एज वेल एज। तो जो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था ये आपका टोटली बेस्ड था सोशल वेलफेयर के ऊपर कि हम इस तरह से अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे और ऑफ़र करेंगे कि हमें फ़ायदा मिल जाए, कंपनी को प्रॉफिट मिल जाए, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल जाए और जो सोसाइटी है उसके भी वेलफेयर की बात हो जाए। अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें तो टाटा कंपनी आपका सबसे ज़्यादा जो है ये सीएसआर में इन्वेस्ट करती है कि वह अपनी कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करते हैं तो उससे वो अपना प्रॉफिट भी मेंटेन करके रख लेते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन में मिल जाता है और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करती है। हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए, जिससे सोसाइटी को भी क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो ये आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपके ट्रायंगल में
3 साइड्स हो गए, जिसमें आपकी कंपनी आ रही है वन साइड पे जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है, और फिर आपके कंज्यूमर्स आ रहे हैं जिनका मेन मोटिव है सेटिस्फैक्शन गेन करना, और साथ में फिर सोसाइटियल कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पर सोसाइटी को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर का क्या रोल होता है मार्केटिंग में। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर है वो मार्केटिंग में आपका बहुत तरीके से हेल्प करता है। आपको कंज्यूमर के फीडबैक से पता चलेगा कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हो रहे हैं, आपको कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में लगानी है, आपको कौन से एडवर्टाइजिंग टूल्स इस्तेमाल करने हैं जो कंज्यूमर आपका बेयर कर पा रहा है। हो सकता है आपकी जो पॉपुलेशन है जिसे आप टारगेट कर रहे हो वो आपकी वेल एजुकेटेड है, तो आप क्या करोगे, आप एडवर्टाइजिंग को सिर्फ आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही दिखा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप बहुत लोकल लेवल पे अपनी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, जहाँ के पीपल न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं या फिर प्रिंट मीडिया पे बिलीव करते हैं, तो आप प्रिंट मीडिया के थ्रू आप एडवर्टाइजिंग करोगे, आपको कस्टमर सेगमेंटेशन बनाने में हेल्प मिलती है। तो हम आगे देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में, क्योंकि यह आपको हेल्प करता है बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में, और वो आपके कस्टमर्स जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन्हें मदद करता है इस चीज़ को समझने के लिए कि कंज्यूमर हमारा क्या चाहता है। क्रिएट टेलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट में अल्टरेशन चाहिए, कोई उसमें चेंजेस वगैरह कराना चाहता है, तो बिजनेसेस उसे वो करके देंगे। इसके बाद एंड डिवाइस स्ट्रेटजीज दैट अलाइन विथ कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। और हम इन्हें किसके साथ जोड़ कर रखेंगे, कंज्यूमर की नीड और प्रेफरेंस के साथ। बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटर्स कैन ऑप्टिमाइज देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। कंज्यूमर बिहेवियर को अगर हम एनालाइज कर लेंगे तो मार्केटर्स क्या करेंगे, अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, लीडिंग टू बेटर कस्टमर इंगेजमेंट। और उन्हें मदद मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को इंगेज करने के लिए अपनी कंपनी के साथ, और साथ ही साथ अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगी। स्ट्रॉन्ग आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने में हेल्प पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मार्केटिंग के एस्पेक्ट से, जिससे आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या रोल होता है मार्केटिंग में। फर्स्ट है आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केटिंग। हमें कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पता चल रही हैं उनके फीडबैक से, जो हम उनको करेंटली प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर उन्हें उस प्रोडक्ट में कोई चेंजेस वगैरह चाहिए या उनकी नीड्स चेंज हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, जो वो चाहते हैं वो हम बनाएंगे। इसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़, कि कंज्यूमर किस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बेयर कर पा रहा है। आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गई आपकी, स्किमिंग द प्राइस प्राइसिंग हो गई, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई आपकी, ये सारी आपकी कंपटीशन प्राइसिंग हो गई, कॉम्पिटिटर प्राइसिंग जो कॉम्पिटिटर को देखकर हम सेट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ आपकी जो है वो ड्रॉ करने में हेल्प मिलती है। इवन एंड ऑड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गई। फिर है आपका प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कंज्यूमर से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, वो चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट कर रहा है। अगर वो चीज़ों हमारा कंज्यूमर इमोशनली चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, तो हम इमोशनली टाइप से अपनी एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन करेंगे और प्रोडक्ट को उसे का मैसेज उसे उस टाइप से डिलीवर करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और रैशनल थिंकिंग बेस है, तो हम अपनी एडवर्टाइजिंग को रैशनल वे में डिज़ाइन करेंगे और देन कंज्यूमर के सामने ऑफ़र करेंगे। कस्टमर सेगमेंटेशन को हेल्प मिलती है। कंज्यूमर बिहेवियर अगर हम अंडरस्टैंड कर देते हैं तो हमें एक अच्छा कस्टमर सेगमेंटेशन डिवाइड में हेल्प मिलती है। कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है, डिवाइडेड
मास मार्केट इनटू द सम स्मॉल पार्ट्स। जो हमारा मार्केट होता है पूरा, उसको हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे मार्केट बेस में। किसके बेस में? आपके कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस में। आपके कंज्यूमर की एज क्या है, जेंडर क्या है, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, साइकोग्राफिक कैसा है आपका कंज्यूमर का, एटीट्यूड कैसा है, प्रेफरेंसेस कहते हैं, वो किस रिलीजन से आ रहा है, वो किस ट्रस्ट आपके ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा है, किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, किस सीज़न में हम उस प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कस्टमर सेगमेंटेशन में बात करते हैं। फिर है आपका कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे तो मार्केटर्स को फ़ायदा मिलेगा कस्टमर की लॉयल्टी और रिटेंशन को टेस्ट करने के लिए। कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है? कस्टमर लॉयल्टी एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हम यह फाइंड आउट करते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे ब्रांड के प्रति कितना वफ़ादार है। कितना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रोडक्ट उसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो कंज्यूमर ब्रांड को स्विच कर रहा है। आज आज वो किसी और प्रोडक्ट को खरीद रहा था, कल वो किसी और प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया। रिटेंशन, रिटेंशन का क्या मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टोटल कस्टमर आपके रिटर्न हुए। स्टार्टिंग में आपके कस्टमर कितने थे, मिड ऑफ द एरिया में कितने कस्टमर थे, और जब लास्ट सेशन आया तो कितने आपके कस्टमर बचे, और लास्ट में जितने आपके कस्टमर बचते हैं वो आपके लॉयल्टी में चले जाते हैं। कितने नंबर ऑफ कस्टमर रिटर्न होकर वापस आपके पास परचेजिंग करने के लिए आए। देन है आपका डिजिटल मार्केटिंग एंड एथिकल मार्केटिंग। तो ये सारे आपके रोल होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में हमें हेल्प मिलती है कि हम जो हमारे प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग्स हैं उसे जो है डिजिटली इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू कंज्यूमर को हम डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कस्टमर वैल्यू। So customer value is the perceived benefit a customer views as a product or services as compared to its cost. So कस्टमर वैल्यू क्या होता है? कस्टमर वैल्यू आपका एक तरह का परसीव बेनिफिट होता है। परसीव मतलब रिसीव करना। अ कंज्यूमर व्यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। कस्टमर वैल्यू में जो आपका कंज्यूमर होता है वह यह मेज़र करता है कि मुझे कितना बेनिफिट हुआ है, मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने पे या सर्विसेज को परचेज़ करने पे एज़ कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। कितना मैंने इसमें मनी इन्वेस्ट की, कितनी इसमें मैंने कॉस्ट अपनी इन्वेस्ट की, और मुझे कितना बेनिफिट मिला है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने पे। तो ये आपकी टोटल कस्टमर वैल्यू होती है। इट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट। अब इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे कस्टमर वैल्यू में? आपका कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, बेनिफिट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, मेरी कितनी कॉस्ट लगी है और मुझे कितना बेनिफिट मिला है, सच एज प्राइस, क्या प्राइस था उस प्रोडक्ट का, क्या क्वालिटी थी उस प्रोडक्ट की, और कैन डू फॉर द पर्सन, और वह मेरे लिए क्या कर सकता है प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, हम शॉप में गए, शॉप में जाने के बाद हमें ब्रेड मिली, ब्रेड परचेज़ की, हमने खा ली, तो हमें हमारी जो सेटिस्फैक्शन थी, जो हमारी यूटिलिटी थी, वो क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन मिला। हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, एक्सट्रीम लेवल की भूख लगी हुई थी, हम शॉप में गए, हमने परचेज़ किया ब्रेड और हमने खा लिया, हमारा पेट भर गया। तो क्या हो जाता है कि आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गया। आपने 20 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, आपने उस चीज़ को परचेज़ कर लिया और खा लिया। तो आपने कितना प्राइस लगाया, क्वालिटी क्या थी उस प्रोडक्ट की, और वह उस प्रोडक्ट ने आपके लिए क्या किया, ये सारी चीज़ें हम वैल्यू में मेज़र करते हैं। कंज्यूमर में ऑल्सो कंसीडर द मॉनेटरी टाइम, एनर्जी एंड इमोशनल कॉस्ट व्हेन इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ द परचेज। समटाइम्स जो कंज्यूमर होते हैं वो मॉनेटरी बेनिफिट भी देखते हैं कि कितना पैसा लगा प्रोडक्ट में, कितना टाइम लगा इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में, और कितनी एनर्जी हमारी जो है वो बर्न हुई, और साथ ही साथ हम इमोशनल कॉस्ट भी अपनी देखते हैं, और उसके बाद हम पूरी वैल्यू को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं।
अगर हम कस्टमर वैल्यू का फॉर्मूला देखें तो कस्टमर वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल कस्टमर बेनिफिट। कस्टमर को उस प्रोडक्ट से टोटल कितना बेनिफिट हुआ है। अब इस बेनिफिट को हम मेज़र कर सकते हैं, या तो हम कार्डिनल टर्म में मेज़र कर लें या तो हम ऑर्डिनल टर्म में मेज़र कर लें। अब कार्डिनल टर्म क्या होता है? कार्डिनल टर्म में हम अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को नंबर्स में मेजर कर लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। और अगर हम ऑर्डिनल टर्म की बात करें तो ऑर्डिनल टर्म में हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के टर्म में मेज़र नहीं करते, हम रैंक देते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया तो हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, हम फर्स्ट रैंक दे रहे हैं, सेकंड रैंक दे रहे हैं, थर्ड रैंक दे रहे हैं। और हम टोटल कस्टमर बेनिफिट को माइनस करेंगे टोटल कस्टमर कॉस्ट से, कि मैंने कितना पैसा इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया और उसके बाद मुझे कितना बेनिफिट मिला। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल कस्टमर वैल्यू क्या होगी, डिटरमाइन हो जाएगी। तो ये आपका कस्टमर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं कस्टमर वैल्यू के। इसके अलावा भी कई पैरामीटर्स हो सकते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट आपके पैरामीटर्स हैं। तो हम देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर विच कैन डिटरमाइन द एक्चुअल कस्टमर वैल्यू डिलीवर्ड टू कस्टमर फ्रॉम द मार्केटर्स और मैन्युफैक्चरर। जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिटरमाइन होती है जो मार्केटर और मैन्युफैक्चरर आपके कंज्यूमर को ऑफ़र कर रहे हैं। कॉस्ट, आपका कितना कॉस्ट लगा हुआ है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। क्वालिटी, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या थी जब आपने परचेज़ किया। इसके बाद सर्विस, क्वालिटी, फ़िज़िकल क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सर्विस उसने कैसी दी वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। सोशली आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो गया है। फिर इसके बाद आपका हो गया मार्केटिंग वैल्यू भी हम इसके देखेंगे कि मार्केट में इसकी क्या वैल्यू हो सकता है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, क्वालिटी बहुत अच्छी हो और सोसाइटी में इमेज भी हमारी ड्रॉ हो गई है इस प्रोडक्ट को परचेज़ करने से। सर्विस हमें बहुत अच्छी मिली, पॉकेट फ्रेंडली था, लेकिन उसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या थी और पास्ट एक्सपीरियंस। ये सारे हमारे कस्टमर वैल्यू पैरामीटर्स होते हैं जो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्वालिटी, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट एक हाई क्वालिटी का है या फिर वो लो क्वालिटी का है, अगर हम इसको बात करें पुअर क्वालिटी और लो क्वालिटी के टर्म्स में, तो जो हमने प्रोडक्ट परचेज़ किया उसकी क्या क्वालिटी थी, उससे हमें कितनी वैल्यू मिली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई कार परचेज़ करके लाई, कार हमने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद 2 से 3 दिन हमने उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया और फिर वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई, अपने आप ही डैमेज होना स्टार्ट हो गई। तो ये आपकी क्वालिटी क्या थी, लो हो गई। प्राइस किसके बारे में बात करता है, कस्टमर वैल्यू जिसे हम इवैल्यूएट करते हैं प्राइस के टर्म में। प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमने आपकी रिसीव की हैं, तो जब हमने उसे प्राइस से माइनस किया कि कितनी हमारी प्राइस लगी और कितना हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज पे इन्वेस्ट किया, हमें सेटिस्फैक्शन मिला, तो जो हमें मिल गया माइनस करके वो वैल्यू हो गया। फिर इसके बाद सर्विस इज़ एन इंटैंजिबल वैल्यू विच अ कंपनी कैन ऑफर एंड क्रिएट कस्टमर वैल्यू। सर्विस क्या होती है, एक तरह की आपकी इनटैंजिबल वैल्यू होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, हम उसे फील कर सकते हैं, जो कि कभी कभी हमें एक फ़िज़िकल एविडेंस के साथ रिसीव होती है। फ़िज़िकल एविडेंस आपके क्या हो गए, आपके फ़िज़िकल गुड्स हो गए, जिसके साथ अलाइन होकर सर्विसेज जो है आपकी हमें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो बेस्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्स हो गया आपका, कंज्यूमर की क्वेरीज़ को क्या करना, सॉल्व करना या बेटर सपोर्ट देना, ये आपकी सर्विसेज में आ जाता है। आपने अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, इसके बाद उसे इंस्टॉलेशन में या रन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके क्या करेंगे, कस्टमर सपोर्ट से जाकर बात करेंगे, तो ये सर्विस हो गया। और जो हमने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट परचेज़ किया वो क्या हो गया, आपका फिज़िकल एविडेंस हो गया। इसके बाद मार्केटिंग ऑब्लिक ब्रांडिंग। मार्केटिंग हेल्प्स अ कंपनी पोजीशन इट प्रोडक्ट इन द मोस्ट एक्यूरेट वे। जो मार्केटिंग होती है वो आप कंपनी के पोजीशन को उसके प्रोडक्ट के प्रति एक मोस्ट एक्यूरेट वे या पाथ देने का काम करती है। अ गुड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ब्रांडिंग अबाउट अ प्रोडक्ट कैन लीड टू हायर वैल्यू इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपके प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव ब्रांडिंग है, एक पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग है,
कंज्यूमर के माइंड में आपकी बहुत अच्छी पोजीशनिंग है, पॉजिटिव पोजीशनिंग बनी हुई है, जैसा कंपनी चाहती है वैसी। तो यह आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि अगर मार्केटिंग अच्छी है, आपका मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है कंज्यूमर के माइंड में, तो वो क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। देन है आपका सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस होता है वर्ड ऑफ माउथ रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एज वेल एज द परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट इन द सोसाइटी। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? वर्ड ऑफ माउथ एक तरह का आपका नॉन पेड एडवर्टाइजिंग का हम मोड बात कर लें, जिसमें जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और अपने आप ही जब वो डिलाइटफुल होते हैं या सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो अपने आप ही बिना कंपनी के इन्फोर्स किए या कहे या किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव किए बिना वो उसकी पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग करने लगते हैं। 4 लोगों को बताएंगे, जैसे मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने कोई मिल्टन का बॉटल परचेज़ किया, उन्हें मिल्टन की सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो वो क्या करेंगे, वो डिलाइटफुल हो गए या सेटिस्फाइड हो गए, तो मिस्टर एक्स कल ऑफिस जाएंगे और अपने कलीग्स में सबको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे, नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका वर्ड ऑफ माउथ, कि आप मुंह के द्वारा क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, और इसमें आपको कोई भी कंपनी है वो पे नहीं कर रही है। फिर इसके बाद सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस पॉइंट हो गया है आपका। नेक्स्ट है आपका पास्ट एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। पास्ट एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट से मतलब है कि अगर कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट पास्ट में परचेज़ किया है, यूज़ किया है, तो उसे एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसे पता होगा। तो अगर कस्टमर पास्ट में परचेज़ कर चुका है और वो रिपीट परचेज़ करने जा रहा है, तो देयर इज़ हाई चांस दैट कस्टमर वुड परचेज़ द प्रोडक्ट अगेन, एंड हेंस दे हैव हाई वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस आपका एक मेन पैरामीटर होता है वैल्यू का, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कस्टमर ने लास्ट टाइम परचेज़ किया है और वो इस टाइम परचेज़ करने जा रहा है, और डेफिनेटली वो परचेज़ करेगा अगर वो सेटिस्फाइड है, तो आपके जो प्रोडक्ट की और ब्रांड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा customer satisfaction. So customer satisfaction is defined as the measurement that determine how happy customer are with the company's product, service and capabilities. जैसा कि हमने अभी बात किया था कस्टमर वैल्यू में, अगर कस्टमर को वैल्यू ज़्यादा मिलेगी तो आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेशन कंपनी से कस्टमर ने रखी थी, इफ़ वो आपके फुलफ़िल हो जाएगी तो कस्टमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। टोटल कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसीव क्वालिटी जब ये इक्वल होगी तो आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक तरह का मूल्यांकन होता है जो कि बताता है कि कंपनी के प्रोडक्ट ऑफरिंग, सर्विस, कैपेबिलिटीज़, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, ब्रांडिंग, क्वालिटी से आपके कस्टमर कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, कितने ज़्यादा खुश हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सर्वे एंड रेटिंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं? मोस्टली हम लार्ज वे पे सर्वे करते हैं या फिर प्रोडक्ट के प्रति हम रेटिंग लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, अगर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद आपको रेटिंग का ऑप्शन आता है कि आपको 5 लेवल की आपको लिकर्ट स्केल दी रहेगी, उसमें आपको 3 स्टार, 2 स्टार या 5 स्टार क्या करना होता है, मार्क करना होता है, जिससे हमें पता चलता है, कंपनी उससे डिटरमाइन कर पाती है कि कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाइड है, हमारी ऑफरिंग से कितना डिससेटिस्फाइड है, और साथ ही साथ कंपनी को हेल्प करती है उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर चेंजेस के लिए। तो एन ऑर्गेनाइजेशंस मेन फोकस मस्ट बी सेटिस्फाई इट्स कंज्यूमर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस किसके ऊपर होता है, कस्टमर्स के ऊपर होता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स हैं तो हम हैं, कस्टमर्स नहीं हैं तो हम कितनी भी कंपनीज ओपन करके रख लें उसका कोई मतलब नहीं है। This applies to industrial firm, retail and wholesale business, government bodies, service companies, non-profit organization and every subgroup within organization.
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एक रिटेल बिजनेस ही जो है अप्लाई होता है सेटिस्फैक्शन के लेवल में। किसी भी तरह का होलसेल बिजनेस, कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़, कोई भी आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, भले ही आप उसे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आप वहाँ से सर्विस ले रहे हो तो सेटिस्फैक्शन आपका उस केस में भी एप्लीकेबल होगा। ये आपका यहाँ पर छोटा सा मॉडल दिया हुआ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, जिससे हम सेटिस्फैक्शन को समझने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले नंबर पर कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कस्टमर क्या चाहता है कि उसे प्रोडक्ट वैसा मिले। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कस्टमर ने एक मोटर बाइक परचेज़ की है, मिस्टर एक्स है, उन्होंने एक मोटर बाइक परचेज़ की है और वो चाहते हैं कि इसमें गुड क्वालिटी फ़ीचर हो, एवरेज वगैरह बढ़िया थे, सर्विसेज वगैरह बढ़िया रहे। तो ये कस्टमर की क्या थी, एक्सपेक्टेशंस थी। इसके बाद जब उन्होंने मोटर बाइक परचेज़ की किसी भी ब्रांड की, तो अगर उन्हें जो जो उन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखा था, एवरेज अच्छा हो, फिज़िकल बॉडी उसकी अच्छी हो, बाकी ओवरऑल जो रेटिंग है वो भी बेस्ट रहे, अगर उन्हें क्वालिटी वैसी मिली तो वो उसे क्या करेंगे, फिर आपके परसीव्ड वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे कि उन्हें क्वालिटी कितनी मिली, उन्होंने कॉस्ट कितनी दी, उससे वो माइनस करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे कि हाँ मुझे वैल्यू कितनी मिली। अगर वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है, पॉजिटिव वे में आ रही है, ज़्यादा आ रही है आपके कॉस्ट से, तो क्या हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो इसके बाद वो क्या करेगा, इन केस रिपीट परचेज़ कर लेगा। इन केस आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है तो वो क्या करेगा, उसके बारे में कंप्लेंट डालेगा कि आपने दिखाया कुछ और, मुझे मिला कुछ और, मुझे सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही हैं इस मोटर बाइक के बारे में। तो क्या करेंगे, मिस्टर एक्स कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद अगर उन्हें प्रॉपर रिजोल्यूशन मिल जाता है या फिर सर्विस क्वालिटी में उन्हें सुधार मिल जाता है, उसकी गुणवत्ता और इंक्रीज़ हो जा रही है, तो क्या होंगे, वो लॉयल हो जाएंगे उस प्रोडक्ट के प्रति। अगर वो सेटिस्फैक्शन है तो डायरेक्ट कस्टमर लॉयल्टी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम भी वो क्या करेंगे, उसी कंपनी की मोटर बाइक परचेज़ करेंगे या अपने रेफरेंस ग्रुप को शेयर करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। और अगर वो डिससेटिस्फाइड हो गए हैं तो कंप्लेन वगैरह करेंगे, रेजोल्यूशन मिल के आए तो उसके बाद भी वो क्या हो जाएंगे, आपके ब्रांड के प्रति लॉयल हो जाएंगे। तो ये आपका मॉडल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कस्टमर की लॉयल्टी को और एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, और एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को कि उसमें कितना पावर है, उसके प्रोडक्ट में कितना पावर है, उसकी एडवर्टाइजिंग में कितना पावर है कि वह ओवर अ टाइम कस्टमर्स को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो कस्टमर रिटेंशन एक मैट्रिक्स है जो क्या मेज़र करती है, कस्टमर की लॉयल्टी को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम में कितनी अच्छे एफर्ट्स के साथ कंज्यूमर को वापस अपने ब्रांड के प्रति खींच रहा है या लॉयल बना रहा है। इट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टोटल लॉयल कस्टमर्स दैट कैन रिफ्लेक्ट और प्रिडिक्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये देखता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कस्टमर वापस आए हैं एक टोटल टाइम में, और साथ ही साथ वो सेटिस्फाइड भी हैं, और उनका रीपरचेज बिहेवियर कैसा है, उनका हमारे प्रोडक्ट के प्रति इंगेजमेंट कितना है, कितना लगाव है, और वो इमोशनली कितना हमारे ब्रांड के प्रति जुड़े हुए हैं। तो ये कस्टमर रिटेंशन की बात करता है। कस्टमर रिटेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है E-N डिवाइडेड बाई S इंटू 100। तो ये हमारा रिटेंशन रेट निकल आएगा परसेंटेज में। द नंबर, अब यहाँ पर S क्या है हमारा, S रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन द डेटाबेस एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि आपके लोकल में कोई आपका रिटेल स्टोर जो है वो ओपन हुआ, तो जब वो स्टार्टिंग में ओपन हुआ तो 2-3 महीने में हमने क्या देखा कि जो हमारे कस्टमर्स का जो डेटाबेस था वो कितना था, 750 था। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है, आपका टोटल नंबर ऑफ कस्टमर एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब जो आपका रिटेल स्टोर था उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया उस पर्टिकुलर एरिया पे, तो जो हमारा कस्टमर का डेटा था वह कितना हो गया, 950 हो गया। जब हमने स्टार्ट किया स्टोर को, एस वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 750 हो गई। लेकिन जब हम एंड हुआ हमारा पीरियड, 1 साल हो गया, हमने 1 साल का टाइम दिया था टोटल कस्टमर रिटेंशन को
डिसाइड करने के लिए, चेक करने के लिए, तो जो हमारा ई था वो कितना हो गया, 950 हो गया। और एन क्या होता है, द नंबर ऑफ न्यू कस्टमर अक्वायर ओवर अ टाइम। तो जो हमने देखा कि जो न्यू कस्टमर्स थे वो हमारे कितने अक्वायर हुए, 625 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द क्वेश्चन। तो हम इससे क्या करेंगे, अपना जो रिटेंशन रेट है इंटू 100 करके परसेंटेज में हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा कस्टमर रिटेंशन का फॉर्मूला होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिटेंशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करती है। सो ये हिंदी में आपका दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हिंदी में इसको ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।